सिंध के गवर्नर हाउस में 15 फरवरी 2026 को वही हुआ जो 79 साल पहले सिंध में हुआ था। वही नफरत, वही बयानियां, वही साजिश, बस चेहरे बदल गए हैं। आज आप वो तारीख सुनेंगे जो मुताला पाकिस्तान की नहीं। सिंध को तोड़ने की ख्वाहिश कहां से आई, क्यों बार बार आती है और क्या ये कभी पूरी भी हो सकती है? जवाब जानना है तो आखिर तक ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ सिंध की कहानी नहीं, ये साजिश की एक दास्तान है जिसमें रियासत पर कब्ज़ा करने के लिए किस तरह मज़हब और तासुब का इस्तेमाल किया गया। कुछ इमारतें लोगों की और कुछ लोग इमारतों की शान बढ़ाते हैं। गवर्नर कामरान टेसोरी, जो खुद को कभी शहनशाह जहांगीर समझकर गवर्नर हाउस के गेट पर इंसाफ का घंटा लगाता है, नित नए ड्रामे करता है। जिस वफाक ने उसे गवर्नरी दी, उसकी एक वहदत सिंध को तकसीम करने के लिए मंसूबा साज मदऊ करता है। वफाकी वजीर भी आगे आगे, लेकिन गलत फहमी की खराबी ये है कि वो गलत मालूमात से पैदा होती है और गलत फैसलों पर ख़त्म होती है। नताइज की कीमत कभी फ़र्द तो कभी अक़वाम पे करती हैं। गवर्नर हाउस में अताई तारीख दान बुलाए गए जो तारीख के बजाय तासुब फुनकारते रहे, हक़ाइक़ से बेखबर, बोंडे दलाइल। लेकिन 79 साल पीछे जाएं तो इसी गवर्नर हाउस में सिंध के तब के गवर्नर सर रॉबर्ट फ्रांसिस मोडी ने कहा था कि उसे तवक्को नहीं थी कि फ़िरका वाराना हम आहंगी के मरकज़ सिंध से सिंधी हिंदू खौफ से वतन छोड़ देंगे। द लॉन्ग पार्टीशन की मुसन्निफ़ा और बोस्टन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर वज़ीरा फ़ज़ीला ज़मींदार ने अपनी किताब में लिखा, जब सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों से सिख हिंदुस्तान रवाना होने के लिए खुली घोड़ा गाड़ियों में सवार होकर शहर के गुरुद्वारा ले जाए गए तो मुसलमान मुहाजिरीन ने गुरुद्वारे पर हमला कर दिया। शहर भर में हंगामे फूट पड़े। कराची की तारीख में पहली बार कर्फ्यू लगाया गया। सर फ्रांसिस मोडी ने कहा कि ऐसा तशद्दुद कराची ने पहले कभी नहीं देखा था। हाल ही में जो कुछ गवर्नर हाउस में कहा गया वो पौन सदी पहले की ज़हनियत का इज़हार था। हर बार तशद्दुद तहज़ीबी तफ़ाख़ुर सिलसिला है कि ख़त्म नहीं होता, बस चेहरे तब्दील होते हैं, लेकिन कहानी वही जो 1947 से शुरू हुई, 1984 में फिर नए खून से लिखी गई, 2026 में दोहराने की नीयत की जा रही है। लेकिन ये बार बार क्यों होता है? इसी सवाल की जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें 150 साल पीछे जाना पड़ेगा। जब हिंदू और मुस्लिम सैलरीड क्लास ने उभरना शुरू किया, रियासत उस वक्त आजिर थी और तनख्वाहदार तबका अजीर भी था और रियासती अख्तियार भी रखता था। जना साहब का दो कौमी नज़रिया ऊंची ज़ात के हिंदू और उनके मद्दे मुकाबिल कमज़ोर मुस्लिम तनख्वाहदार तबके का था। ये नज़रिया क़याम पाकिस्तान के बाद ख़ुद जना साहब ने 11 अगस्त 1947 की तकरीर करके ख़त्म किया। उन्होंने कहा कि अब कोई हिंदू हिंदू नहीं और मुसलमान मुसलमान नहीं, सारे पाकिस्तानी हैं। हमज़ा अलवी लिखते हैं कि मुग़ल दरबार के ज़वाल के बाद जब ब्रिटिश राज ने नए इदारे बनाए तो संस्कृत, फ़ारसी और दीगर दरबार की ज़ुबानों की जगह अंग्रेज़ी ने ले ली। खाली जगह को पहले अंग्रेज़ी पढ़े हिंदुओं ने पुर किया और हुकूमत का हिस्सा बन गए। काजियों और मुफ्तियों ने अंग्रेज़ी ज़बान के ख़िलाफ़ फतवे दिए। फिर मुसलमानों को इदराक हो गया पंजाब के बाद यूपी और बिहार में अंग्रेज़ी तालीम के हामिल मुसलमानों की तादाद सबसे ज़्यादा थी। 1931 की मरदमशुमारी के मुताबिक यूपी की कुल आबादी 8 करोड़ 40 लाख थी, जिसमें मुसलमानों की आबादी 14.9% थी। कुल अंग्रेज़ी तालीम वाले 2,66,000 थे। मुसलमानों का तनासब 18.6% था और मुलाजमतों में हिस्सा 35% था। यूनाइटेड पंजाब की आबादी 2 करोड़ 85 लाख, मुस्लिम आबादी 52%, कुल पढ़े लिखे अफराद 32% थे। सिंध की आबादी 30,90,000, मुसलमान 72%, अंग्रेज़ी तालीम वाले 4,900 थे। हिंदुस्तान के मुसलमान तनख्वाहदार तबके ने जागीरदारों और नवाबों की मुस्लिम लीग का कंट्रोल संभाल लिया था।
30 की दहाई के आखिर तक जना साहब को पंजाब और सिंध में कोई पजीरा ही नहीं मिली। आज़ादी के आसार पैदा हुए तो नेहरू ने ज़रई इस्लाहात का ऐलान कर दिया। जना साहब ने पंजाब और सिंध के जागीरदारों को पेशकश की कि वो उनकी हिमायत करें, बदले में वो ज़रई इस्लाहात नहीं करेंगे। 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों के लिए लड़ने वाले पंजाबी, जिनमें हिंदू, मुस्लिम और सिख शामिल थे, उन पर मराआत की नवाजिश और तालीम का बंदोबस्त किया गया। तकसीम के वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान हिजरत का कोई मंसूबा नहीं था। मार्च 1947 में पिंडी से शुरू होने वाले फसादात ने खून और नफरत की सुनामी को जन्म दिया। जनूबी एशिया में जदीद इंसानी तारीख की सबसे बड़ी नकल मकानी हुई। 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने घर घाट छोड़े और 10 लाख मारे गए। लेकिन इस दौरान एक मुकमुका हुआ जिसका जिक्र आम तौर पर नहीं होता। पंजाबी फौज और ब्यूरोक्रेसी और यूपी की ब्यूरोक्रेसी ने एक गठजोड़ करके नई रियासत पर कब्जा कर लिया। शुरू में 2 कौमी नजरिया मुस्लिम और हिंदू रियासत की बुनियाद था, लेकिन मुस्लिम को इस्लामी रियासत में तब्दील करने की कोशिश की गई। उर्दू को मुसलमानों की ज़बान का दर्जा दिया गया ताकि खित्ते में सदियों से रहने वाली कौमें अपनी ज़ुबान, ज़मीन और हुकूक की बात न करें। जिसने भी ये बात की उसे गद्दार या मुल्क दुश्मन कहा गया। प्रोफेसर वजीरा फजीरा ज़मींदार अपनी किताब द लॉन्ग पार्टीशन में लिखती हैं कि पाकिस्तान आने वाले पनाह गुज़ीनों को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मुहाजिर का नाम दिया गया ताकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से मदीना हिजरत की याद दिलाई जाए। मुहाजिरों के लिए हिजरत एजाज़ बन जाए, ज़िल्लतों और अज़ियतों को भी खुदा की रज़ा समझा जाए। 1951 की मर्दमशुमारी में भी उर्दू बोलने वालों को मुहाजिर लिखा गया। 1947 से पहले कराची में सिंधी हिंदुओं की आबादी 51% थी और मुसलमान 42% थे। बाकी क्रिश्चियन, सिख और पारसी थे, लेकिन माइग्रेशन ने पूरी डेमोग्राफी तब्दील कर दी। उस वक्त के वज़ीर आला अयूब खोड़ो ने कहा कि सिंध से एक हिंदू जाने के बदले 2 मुसलमान मुहाजिर आ रहे हैं। मुहाजिरीन जब यूपी से रवाना हुए तो इस सोच के साथ कि वो अपने वतन जा रहे हैं, एक ऐसा वतन जिसकी ज़मीन, ज़ुबान और कल्चर से वो वाकिफ़ न थे। उनकी क़यादत ने आते ही सिंध की ज़मीन से जुड़ने, उसके कल्चर को अपनाने के बजाय उससे हिकारत का इजहार किया। वज़ीर आज़म लियाकत अली खान का ये कहना कि सिंध की तहज़ीब घोड़ों और गधों की तहज़ीब है, वाज़ेह था कि उनके जहन में किस हद तक तासुब भरा हुआ था। जनवरी 1948 में एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत कराची में फसादात कराए गए। 99% हिंदू कराची छोड़ गए और इस खला को हिंदुस्तान से आने वाले मुहाजिरीन ने पुर किया। हिंदू सिंध की 70% एराज़ी छोड़ गए जो बाद में मकामी जागीरदारों, फौजियों और मुहाजिरीन में तकसीम हुई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मौक़िक़ सारा अंसारी अपनी किताब लाइफ आफ्टर पार्टीशन में लिखती हैं कि 1932 में सखर बैराज की तामीर के बाद सिंध में ज़रई इनकलाब आ चुका था। कराची की तिजारती अहमियत बढ़ गई थी। 47 में मुहाजिरीन की यलगार ने सिंधी कौम की रूहानी और समाजी साख्त को यकसर बदल दिया। देही वडेरों ने हिंदुओं की जानिब से छोड़ी गई 13,45,000 एकड़ ज़मीन से तकरीबन 8 लाख एकड़ पर कब्जा कर लिया। शहरी जायदादों का बड़ा हिस्सा मुहाजिरीन को मिला। सबसे अलमनाक लम्हा कुलदीप नायर ने अपनी बायोग्राफी में लिखा, तकसीम के बाद जब फसादात फूट पड़े, मियाँ इफ्तिखारुद्दीन जो वज़ीर बहालियात मुहाजिरीन और पाकिस्तान टाइम्स के मालिक भी थे, जना साहब को हेलीकॉप्टर में बिठाकर लाहौर और अमृतसर के दरमियान फ़ज़ाई मुआयना करवाया। पाकिस्तान टाइम्स के एडिटर मज़हर अली खान भी उनके हमरा थे। कायदे आज़म ने जब नीचे देखा कि हज़ारों लोग रेले की सूरत या तो दाखिल हो रहे थे या निकल रहे थे, लाशें, खून, आग देखकर जना साहब ने अपने माथे पर हाथ मारकर मायूसी से कहा कि मैं ये क्या कर बैठा।
جناح صاحب کے بعد پنجابی اور مہاجر بیوروکریسی نے مل کر پاکستان کے اقتدار کو رسوا کیا، فوج کے سربراہ ایوب خان کو وفاقی کابینہ میں شامل کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب اس نے ملک پر مارشل لا امپوز کیا تو احتجاج کے خدشے کے باعث کراچی میں چند ٹینک کھڑے کیے گئے، لیکن کہیں سے کوئی احتجاج نہ ہوا۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد برٹش انڈیا کے بیوروکریسی سسٹم کو بھٹو صاحب نے ختم کیا، ڈی ایم جی کا نیا نظام متعارف کرایا جس نے بیوروکریسی کے ڈھانچے کو جھٹکا دیا۔ مہاجر بیوروکریسی کمزور ہونے لگی کیونکہ فوج میں ان کا اثر نہ تھا۔ بھٹو کی پھانسی کے بعد 1983 میں جنرل ضیاء کے خلاف MRD کا آغاز ہوا تو کراچی میں ایک سال بعد APMSO کی بنیاد ڈالی گئی، پھر MQM بنی۔ سندھ میں لسانی فسادات شروع ہو گئے، مقصد صرف ڈیموکریٹک فورسز کو کمزور کرنا تھا۔ یہی وہ دور تھا جب سندھ میں اردو بولنے والی آبادی کی قیادت کرنے والوں کو ریاست نے بندوق دے کر ایک خوفناک المیہ کو جنم دیا۔ سندھی اور اردو آبادی جن کی آپس میں رشتہ داریاں ہو رہی تھیں، وہ سلسلہ وہیں رک گیا۔ تعصب کی راکھ سے چنگاری نے جنم لیا۔ ضیاء کے بعد جتنی بھی سویلین حکومتیں آئیں، ان سب کو پنڈی کی ہدایت پر MQM نے بلیک میل کیا یا کمزور کیا۔ مشرف کا پورا دور MQM کا گولڈن پیریڈ تھا۔ اس پورے تناظر کو دیکھنے کے بعد ایک بات واضح ہوتی ہے، اپنے نوجوانوں کے ہاتھوں سے کتابیں لے کر مہلک ہتھیار دے دیے۔ علمی اور سیاسی کیڈر پیدا کرنے کے بجائے لولے، لنگڑے، اندھے منڈے اور کانے قاتل پیدا کیے۔ بوری بند لاشوں کا کلچر دیا، مخالفین کو ڈرل کیا گیا، ہر مخالف آواز کو خاموش اور زندہ لوگوں کو جلایا گیا۔ تشدد کی تاریخ کا ایک ایسا ریکارڈ جو MQM کے علاوہ پاکستان میں کسی کا نہیں، جس نے ٹی وی بیچو اور ہتھیار خریدو کے نعرے سے تشدد کی ابتدا کی۔ آمروں کی خوشنودی کے لیے نہ جانے کتنے 12 مئی اپنے حصے میں ڈالے۔ اردو بولنے والوں کی چوتھی نسل کو احساس ہو چکا ہے کہ ان کے ساتھ مہاجر کے نام پر کس طرح کھلواڑ کیا گیا۔ MQM کی موجودہ قیادت اپنے انجام کو پہنچنے کو ہے۔ شناخت کے بحران کا حل نکالنے کے بجائے سندھیوں سے جھگڑے شروع کیے گئے۔ نام نہاد سیاسی قیادتوں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ ان کا چولہا جلتا رہے۔ بہتر حل یہی ہے کہ جس سندھ نے پناہ دی، بیجا تفاخر کو افورڈ کیا، اس کے بیٹے بن جائیں۔ کراچی کو تقسیم کرنے کا خبط ذہن سے نکال دیں، کیونکہ نہ یہ آئینی طریقے سے ہوگا اور نہ ہی بندوق سے۔ پون صدی سے اسٹیبلشمنٹ کے لیے استعمال ہونے کی روایت ترک کرنی چاہیے۔ اعلیٰ کاروں کی عزت نہیں ہوتی۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی 17 سالہ حکومت کے دوران اس طرح کے نیریٹو بنا کر بظاہر یہ تاثر دیا کہ وہ اس کے خلاف ہے، لیکن سیاسی طور پر اس کی مدد کی۔ اس کی بیڈ گورننس کو سندھ کی تقسیم کے نعرے لگا کر سیاسی طور پر انڈائریکٹ تحفظ دینے کی کوشش کی۔ سندھ میں پانی کے مسائل ہوں، کینالوں کی تعمیر کا معاملہ ہو، اردو بولنے والوں کی نام نہاد قیادت ہمیشہ خاموش رہی۔ دنیا کے مورخین ایک بات پر متفق ہیں کہ مہاجرین کا کوئی وطن نہیں ہوتا، اس لیے پارٹیشن کے بجائے پارٹیسپیشن کو ترجیح دیں۔ اردو بولنے والے جسے اپنا وطن سمجھ کر آئے تھے، جس زمین پر پہلی رات گزاری، اس زمین نے 4500 سال سے انسانوں کو پناہ ہی نہیں دی، پیار بھی دیا ہے۔ اس نے کسی سے ذات نہیں پوچھی، نہ وطن نہ مذہب۔ جنہوں نے سندھ کے لوک وزڈم میں خود کو جذب کیا، یہ دھرتی اسی کی ہو گئی۔ یہ وطن رواداروں کا، صوفی سنت فقیروں کا ہے۔ 80 سال پہلے ایک تجربہ کیا، کیا کھویا کیا پایا یہ موضوع نہیں۔ موضوع یہ ہے کہ ایک صدی ہونے کو ہے، طاقتوروں کا اعلیٰ کار بننے کا کیا نتیجہ نکلا۔ استحصالیوں کا طرفدار بننے سے فرد سے زیادہ عوام کو نقصان دیتا ہے، اسے کہیں بھی احترام نہیں ملتا۔ سندھ نے نہ کل حساب کیا اور نہ وہ آج مانگتی ہے۔ عام سندھی اور اردو بولنے والے آپس میں مل جائیں تو بہت سارے شکاری بے روزگار ہو جائیں گے۔
लेकिन वडेरों के नाम पर इनडायरेक्ट सिंधियों से तासुब का इजहार करने से जहनों के फासले बढ़ जाते हैं और दरमियान नफ़रत से भर जाता है। अगर आपको लगता है कि ये आवाज़ फैलनी ज़रूरी है तो इस वीडियो को अभी शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, क्योंकि नफ़रत का जवाब खामोशी नहीं हो सकती।